वो होगा मैग्नेटिक मटेरियल, उसमें वैसा ही डेरिवेशन मैग्नेट के लिए है, तो 2 बार नहीं पढ़ा रहे, तो मैग्नेट के लिए डेरिवेशन करेंगे जब, तब इलेक्ट्रो का रेफरेंस भी वहाँ पे बता दूंगा ताकि दोनों डेरिवेशन प्रिपेयर हो जाए। अब उसका लोड मत लो फिर। दो लगे प्लीज। वेल का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। गाइस, here we go. Calm down please. पेज नंबर 213 टेक्स्ट बुक का, और टेक्स्ट बुक लेना चाहिए आपको, ये है तो अच्छी बात है। पेज नंबर 213 क्वेश्चन नंबर 8। अभी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है गाइस, थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो आपका कंसेप्ट यहाँ पे बड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। A 6 microfarad capacitor is charged by 300 volt supply। फुल स्टॉप आ गया, मैं रुक गया। मतलब एक कैपेसिटर है और वो एक बैटरी से कनेक्टेड है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफैरेड, बैटरी का वोल्टेज है 300 वोल्ट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई। अब होगा क्या, पहले सोचो। कैपेसिटर जब बैटरी से कनेक्टेड है तो बैटरी चार्ज को भेजेगा और कैपेसिटर हो जाएगा चार्ज। कैपेसिटर चार्ज होगा मतलब उसके ऊपर चार्ज आएगा, प्लस क्यू, यहाँ पे आएगा माइनस क्यू। उसकी वजह से कैपेसिटर कुछ एनर्जी स्टोर करेगा। वो एनर्जी के 3 फॉर्मूले हैं, एक हाफ क्यू बी, दूसरा हाफ सी स्क्वायर, तीसरा हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। फॉर्मूले याद करने हैं, प्रिपेयर करने हैं। क्या चल रहा है झपट देंगे चलने तो उतना तो मैनेजेबल है। हाँ, इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई। अब ये कैपेसिटर सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर दिया है, पर माइंड इट, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है। फुल्ली चार्ज कैपेसिटर आपने बैटरी से डिस्कनेक्ट किया है एंड इट इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। डायग्राम नंबर 2। इसमें अब ये पहला कैपेसिटर है, ये चार्ज है, इसमें एनर्जी है, कितना है वो देखेंगे। अब आपने इसको कनेक्ट किया दूसरे कैपेसिटर के साथ। अगर पहले वाले को बोला है सी तो दूसरे वाले को बोलते हैं सी डैश। पर फर्क समझो, ये सी जब आपने निकाला तो ये कैसा है, चार्ज। कितना चार्ज है, प्लस क्यू माइनस क्यू। और ये दूसरे को जब लगाया तो ये कैसा है, अनचार्ज। ऐसे एक बात याद रखना, चार्ज कैपेसिटर बिहेव लाइक अ बैटरी। बैटरी के अंदर भी एनर्जी होता है, और वही बैटरी आप जब बल्ब को लगाओगे तो बैटरी बल्ब को एनर्जी देगा, बल्ब को ग्लो करेगा या व्हील को घुमाएगा। उसी तरह से चार्ज कैपेसिटर आप जब किसी अनचार्ज कैपेसिटर को लगाओगे तो ये चार्ज कैपेसिटर अपना चार्ज अनचार्ज को देना स्टार्ट करेगा। मतलब नाउ दिस चार्ज कैपेसिटर विल बिहेव लाइक अ बैटरी, और ये इस अनचार्ज कैपेसिटर को क्या करेगा, चार्ज। मतलब इसके अंदर भी एनर्जी भरना चालू हो जाएगा। अच्छा, ये कितना है, ये है 3 माइक्रोफैरेड। तो ये केस नंबर 1 है, बैटरी हटा दिया। ये केस नंबर 2 है। ऐसे एमसीक्यू में आते हैं तो ध्यान से सुनो। फिर से एक बार पढ़ रहा हूं स्टार्ट से। A 6 microfarad capacitor is charged by 300 volt supply. It is then disconnected and connected to another uncharged capacitor 3 microfarad. How much electrostatic energy of the first capacitor is lost in the form of heat and electromagnetic radiation? अब मैं सबको बताएंगे। मान लो बैटरी के अंदर 10 जूल एनर्जी है, बल्ब को बैटरी एनर्जी दे रही है, पर बैटरी जब बल्ब को एनर्जी दे रही है तो बैटरी से 2 वायर भी तो कनेक्टेड है, तो बैटरी सारा का सारा 10 जूल बल्ब को दे नहीं पाएगा। 10 में से मान लो 8 ही जूल दिया, 2 जूल कहाँ पे जाएगा, वो वायर में। वायर भी हल्का सा गर्म होता है ना। ये अलग बात है, ये अलग बात है कि वायर में जो हीट प्रोड्यूस होता है हम उस पर इतना ध्यान नहीं देते।
क्योंकि थ्योरी में हम लोग मानते हैं कि वायर का रेजिस्टेंस इज 0, थ्योरी में ऐसा मानते हैं, पर ये जितने भी वायरिंग आप देख रहे हो ये इनका रेजिस्टेंस 0 थोड़ी होगा। तो जब इसमें से करंट जाएगा तो यहाँ पे भी थोड़ा सा एनर्जी लॉस होगा। उसी तरह से अगर मान लो ये पहले वाले कैपेसिटर के पास एनर्जी है 10, अब इसने अपना एनर्जी दूसरे को देना स्टार्ट किया, ठीक है, दिया। थोड़ी देर के बाद इसके पास कितना जमा हो गया? 8। कितना कम हो गया? 2। वो 2 कहाँ गया? इस वायरिंग में लॉस्ट हो गया एज हीट। बस वही हीट हमें कैलकुलेट करना है कि पहले कैपेसिटर ने जब दूसरे वाले को चार्ज किया तो कितना एनर्जी वेस्ट हुआ। एज सिंपल एज दैट। आर वी क्लियर? अब सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से सुन लो, 3 स्टेप में जाना है। अगर सिचुएशन समझा है तो सॉल्व करना भी समझ में आ ही जाएगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस सिचुएशन में जब बैटरी ने कैपेसिटर को चार्ज किया तो इस पहले वाले कैपेसिटर ने अपने अंदर कितना एनर्जी स्टोर किया वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 1। उसके बाद जब ये पूरा सिस्टम आपने ऐसे लगाया है, इसमें कितना एनर्जी स्टोर होगा वो कैलकुलेट करना है। सीधी सी बात है, सेकंड वाले सिचुएशन का एनर्जी पहले वाले सिचुएशन से कम होगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा एनर्जी कहां पे खर्च होने वाला है? बैट वायर में। तो अगर पहले का एनर्जी है 10, इस पूरे सिस्टम का एनर्जी आया 8, तो समझ जाएंगे कितने से कम हुआ? 2, और वो कहा गया वायरिंग में। इसे 3 स्टेप में जाना है। ये समझ में आया? आया ना? चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, मेरी हेल्प करो। हाँ, ये कन्वर्जन न्यूमेरिकल में कर लेंगे, माइक्रो का कन्वर्जन करना पड़ेगा। 300 वोल्ट इज फाइन। अब मुझे एक बात बताओ, चलो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको सॉल्यूशन। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर सी। एनर्जी के कितने फॉर्मूले कहे? 3। इधर क्या क्या दिया है? सी दिया है और वी दिया है। तो बताओ एनर्जी का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें सी आता है और वी आता है? वेरी गुड, हाफ सी वी स्क्वायर। तो बन गया जी फॉर्मूला। सो पहले वाले सिस्टम में एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? हाफ सी वी स्क्वायर। फॉर्मूला लिखा, तुरंत बॉक्स मार दो। हाँ, अब पहले पुट करो। हाफ सी कितना है देख लीजिए, मतलब ये 6 इंटू 10 रेज़ टू -6। वी कितना है जी? 300 मतलब 3 इंटू 10 रेज़ टू 2। पर इसका भी क्या है? हाँ, भूलना नहीं है। अब 2 से डिवाइड कर ही लो। 3 इंटू 10 रेज़ टू -6। 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10 रेज़ टू 4। आ जाना? बराबर है। 3 इंटू 9 इज 27 इंटू 10 रेज़ टू10 रेज़ टू -2 जूल, या फिर आप 0.27 करके भी लिख सकते हैं। चलिए हमने ऐसे रख दिया। तो ये हो गया गाइस पहले वाले सिचुएशन का एनर्जी। मोटा मोटा कहो तो ये पहले वाले कैपेसिटर ने इस 300 वोल्ट का बैटरी यूज करके इतना एनर्जी स्टोर किया है। स्टेप नंबर 1 इज क्लियर। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये दूसरा जो पूरा सिस्टम है, आप दोनों साथ में है ना, ये इनका एनर्जी निकालना है। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं। हिंट, मेरे पास 100 रुपए थे, मेरे दोस्त के पास उस दिन कुछ नहीं था, तो मैंने उसको 40 रुपए दे दिए, ठीक है, मेरे पास 60 रुपए रह गए। ये सब कैलकुलेशन ठीक है, पर अल्टीमेटली दोनों के पास मिलके भी पहले भी कितने रुपए थे? 100 प्लस 0 वाज 100। अभी 60 प्लस 40 स्टिल 100। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ देखो, इसके पास कितना चार्ज है क्यों, उसमें से थोड़ा सा चार्ज है सी डैश को देगा। अरे पर पहले भी दोनों का मिलके चार्ज कितना है? क्यू। इसके पास क्यू, इसके पास 0, और बाद में भी दोनों का मिलके कितना आएगा? क्यू। मतलब पूरे सिस्टम का चार्ज इज सेम, बिकॉज चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्जेस तो पूरे सिस्टम का चार्ज कितना है? क्यू। ठीक है। अच्छा, दोनों पैरेलल में है। जब दो कैपेसिटर्स पैरेलल में होते हैं तो कैसे निकालते हैं दोनों का मिलके कैपेसिटर्स? C1 प्लस। वेरी गुड। कैपेसिटर्स इन पैरेलल बिहेव लाइक रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। तो इन दोनों को ऐड किया तो इस पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस आएगा। पूरे सिस्टम का चार्ज अभी भी कितना है? क्यू। मेरे पर क्यू हमको पता ही नहीं है, पर क्यू निकाल सकते हैं। कैसे?
ये वाला Q और ये वाला Q दोनों सेम है ना? Yes. तो अगर आपको C पता है, V पता है, तो Q बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आया ना? तो पहले Q निकालते हैं, चलो। समझा ना मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं? ऑल्सो चार्ज ऑन कैपेसिटर। क्या फॉर्मूला है? C इज इक्वल टू Q बाय V। देयरफॉर बोलते रहिए, Q इज इक्वल टू व्हाट? C इंटू E। C कितना है देखो? 6 है ना? 6 इंटू 10 रेज टू माइनस 6। V कितना है? 3 इंटू 10 रेज टू 2। तो चलिए बोलिए कितना आ गया चार्ज? 27 into काय का 27? 18 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 कूलोम। आसान भाषा में जब बैटरी ने चार्ज किया तो ये C ने कितना चार्ज स्टोर किया? उतना। अब इसको निकाल के यहाँ पे लगाया, इसके पास कितना चार्ज है? 18 इंटू 10 रेज टू माइनस 4। इसमें से थोड़ा सा किसको दिया? C डैश को। पर अभी भी दोनों का मिलके कितना है? इतना ही है। इस तरह से हमें चार्ज मिल गया। पूरे सिस्टम का चार्ज सेम है, चार्ज इज कंजर्व्ड। अब बस दोनों का मिलके क्या निकालेंगे? कैपेसिटेंस। और फिर एनर्जी निकाल सकते हैं। कैसे? वो कौन सा फॉर्मूला है एनर्जी का जिसमें Q है और C है? 3 फॉर्मूले बोले ना आपने अभी। एक हाफ C V स्क्वायर ना? वो कौन सा फॉर्मूला है एनर्जी का जिसमें C और Q है? कमान पढ़ के आने के लिए बोला था। हाफ Q स्क्वायर बाय C। सॉर्टेड है। C मतलब CP लेंगे, इन दोनों का लेना है ना? अरे हाँ या ना? तो इस पूरे सिस्टम का भी एनर्जी आ जाएगा। फिर इसका एनर्जी माइनस उसका एनर्जी, दैट विल बी एनर्जी लॉस्ट। सरल है। थोड़ा सोचना पड़ेगा गाइस, पर न्यूमेरिकल में खुशी की बात यह है कि लॉग टेबल नहीं लग रहा। बस इस बात की खुशी मनाएंगे हम। ठीक है, तो चलो ऐसे लिखता हूं, एज चार्ज इज कंजर्व्ड, पते नहीं, सो टोटल चार्ज इन केस 2 Q, ये भी कितना है? 18 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 कूलोम। नाउ C and C dash are in how? Parallel. Are in parallel. तो सबको पता है पैरेलल में कैपेसिटेंस गेट्स एडेड हुआ है ना? तो क्या लिखो? दोनों का मिलके CP इज इक्वल टू व्हाट? C प्लस C डैश। फॉर्मूला लिखते वक्त तुरंत बाउंस कर देने का। C कितना था? 6 माइक्रो फैरेड। C डैश कितना था? 3 माइक्रो फैरेड। इस तरह से CP कितना आ गया? 9 माइक्रो फैरेड। अब C पता है, Q पता है, तो जैसे आपने कहा हाफ Q स्क्वायर बाय CP, यहां से सेकंड वाले केस का एनर्जी निकलेगा। Therefore, एनर्जी स्टोर्ड किधर भाई? इन केस नंबर 2। अब पहले वाले एनर्जी को हमने क्या नाम दिया था? U। इसको नाम देते हैं U डैश। नाम में क्या ही रखा है, पर देना तो बनता है। क्या फॉर्मूला है? फिर से बोलो, हाफ Q स्क्वायर बाय CP। सॉर्टेड है? हाँ, आसान है गाइस, पर ध्यान दिया करो। अब हाफ को तो वैसे ही लिखूंगा, जरा फिर से एक बार बताइए Q कितना है? 18 इंटू 10 उसका क्या करना है जी? स्क्वायर। वेरी गुड। अपॉन CP कितना है? 9। सिर्फ नंबर मत बोलो, विद यूनिट बोलो। मतलब कितना लिखो? 9 इंटू 10 रेज टू माइनस 6। 18 का स्क्वायर। सच में स्क्वायर? एक मिनट, सच में स्क्वायर क्यों करे? 18 इंटू 18। अरे नीचे भी तो 18 है। वो देख के समझ में आना चाहिए हमें कि सच में करना है कि नहीं करना है। बेवजह की मेहनत नहीं करना है। इधर A रेज टू B रेज टू C कितना है? 10 रेज टू माइनस 8। नीचे क्या है? 10 रेज टू माइनस 6 एंड दिस इज इट। सो U डैश इज इक्वल टू कितना? 18 माइनस 6 ऊपर गया, क्या बन गया? माइनस 8 प्लस 6 -2। यस, वेरी गुड। सो दिस इज 10 रेज टू माइनस 2 जूल। गाइस, ये रहा सेकंड केस का एनर्जी। अब आप खुद ही देख लो अपनी आंखों से।
सिंगल कैपेसिटर था तो कितना एनर्जी था, इंटू 10⁻⁻² जूल। अभी दोनों का मिलके सिस्टम का कितना है, कम हुआ है। देखो पावर सेम है, 27 से 18 हुआ है, मतलब एनर्जी कम हुआ है। कहाँ गया, लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अरे मतलब किसी अल्ट्रावायलेट रेज के फॉर्म में बाहर निकल गया ऐसे। सो फाइनली देयरफॉर क्या लिखना है, देखो ये आखिरी स्टेप है, एनर्जी लॉस्ट, उसको डेल्टा यू करके लिखो। डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा मतलब डिफरेंस। फॉर्मूला क्या आएगा, ओरिजिनल एनर्जी यू माइनस K2 का एनर्जी यू डैश, एज सिंपल एज दैट। 3 मार्क का न्यूमेरिकल है, इतनी मेहनत तो बनती है। सो दिस इज 27 इंटू 10⁻⁻², माइनस बोलिए। एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते वक्त हमेशा पावर के साथ क्या करना होता है, कॉमन। आया ना, बचा क्या, 27 माइनस 18, हाउ मच इज दैट, 9 इंटू 10⁻⁻² जूल। इतनी सी बात है, ये हो गया जी आपका आंसर। अच्छा एक बात पे गौर करो, पावर सेम है, नंबर पे ध्यान देते। ओरिजिनली एनर्जी था 27, दूसरे कैपेसिटर को लगाया तो रह गया 18, मतलब 9 लॉस्ट हो गया। 27 में से 9 लॉस्ट, दैट इज 33%। 9 3 27 ना, अरे हाँ या ना। सो 33% एनर्जी लॉस्ट हुआ, बिग नंबर। परसेंट में पूछा तो भी कैलकुलेट करना आना चाहिए कि कितना परसेंट एनर्जी लॉस हुआ। 27 में से 9 तो 100 में से कितना, 33.33% आता है। इतना एनर्जी क्या हो गया, लॉस्ट। समझा, तो दिस इज इट। कुछ रिपीट करना है, ये समझ में आ गया ना कैपेसिटर को। ये न्यूमेरिकल बड़े स्टैंडर्ड है कि एक कैपेसिटर लिया, बैटरी को लगाया, उसको चार्ज किया, फिर वो चार्ज कैपेसिटर निकाला और किसी और कैपेसिटर को लगा दिया। तो मेरी बात वापस याद रखो, चार्ज कैपेसिटर बिहेव लाइक अ बैटरी, वो दूसरे वाले को चार्ज करेगा, पर अल्टीमेटली दोनों का चार्ज हमेशा क्या रहेगा, सेम, बिकॉज चार्ज इज कंजर्व। वो पैसे वाला एग्जांपल, 100 रुपए 0 रुपए 40 रुपए दे दिए, अभी मेरे पास कम हो गए, उसके पास बढ़े, ये ठीक है, पर अब भी टोटल पैसे कितने हैं, 100 ही है। खैर इतनी बड़ा काफी है। शूट, नंबर डालो बराबर। और एक ड्रॉप का चार्ज है 0.5 माइक्रोकूलोम। फिर से पढ़ रहा हूं, 125 small liquid drops, each carrying a charge of 0.5 microcoulomb and each of a diameter 0.1 मीटर। हर किसी का डायमीटर दिया है, वहां से रेडियस आ जाएगा। फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। अब देखो, एक ड्रॉप का इंफॉर्मेशन दिया है, एक ड्रॉप का डायमीटर कितना है, 0.1 मीटर। ज्यादा ले लिया मैंने, 0.1 मिलीमीटर होगा, मीटर ही लिया है, सॉरी। एक ड्रॉप का डायमीटर है 0.1 मीटर, तो रेडियस कितना आएगा, d/2, 0.1/2, दैट इज 0.05 मीटर। कन्वर्जन बाद में कर लेंगे पावर में। ऐसे नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितने हैं, ऐसे नंबर ऑफ ड्रॉप्स मतलब n है 125। अब करना क्या है, देखो करना ये है, ऐसे जो 125 ड्रॉप है उन सबको हमने ऐसे एक साथ बाजू बाजू में रखा है और उन सब ने मिलके एक बड़ा सा ड्रॉप बनाया है। अब बड़े ड्रॉप का रेडियस लेते हैं r, बड़े इनके ऊपर चार्ज है तो बड़े ड्रॉप के ऊपर भी चार्ज आएगा ना। लेट्स से बड़े ड्रॉप के ऊपर का चार्ज है q। अब सवाल क्या है, देखो, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ बिगर ड्रॉप। ये जो सरफेस है ना बिगर ड्रॉप का, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल, कहाँ पे, एट सरफेस ऑफ बिगर ड्रॉप। हाँ हुआ है, सही है, फिर क्यों टाइम पास, सही, थैंक यू सो मच, टाइम बच गया। हाँ मैं कुछ और ले लूँ सर। अच्छा न्यूमेरिकल 7 लिया है क्या, 7 भी लिया है, क्या बात है, सही है। 11 तो मैंने उस दिन समझा दिया।
आधा समझाया था, डन फिर एमसीक्यू स्टार्ट। सही बात है। क्या हुआ? क्या विषय? अरे पूछूंगा मैं, वो जब सही मोमेंट आएगा तब पूछूंगा। सही मूवमेंट आएंगे बच्चों को जब जरूरत पड़ेगी तभी पूछूंगा ना, बेवजह पूछूं मैं। अभी सब बराबर चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, क्यों पूछूं? हाँ वैसे बस करो। ये न्यूमेरिकल थोड़ा लेंदी है, समझने में टाइम लगेगा, पर वापस वही खुशी की बात है कि लॉक करने की जरूरत नहीं है। फाइंड द रेशो of the potential differences that must be applied across parallel combination and a series combination of two capacitors C1 and C2 with their capacitances in the ratio 1:2। कितना बड़ा स्टेटमेंट है, फिर से पढ़ रहा हूं, टुकड़ों टुकड़ों में समझना पड़ेगा। फाइंड द रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस, इतना समझ में आ रहा है कि वी निकालना है। दैट मस्ट बी अप्लाइड across parallel and series combination of two capacitors। मतलब दो कैपेसिटर लेने हैं, पहले उनको पैरेलल में लगाना है, फिर उनको सीरीज में लगाना है। अब पैरेलल में बैटरी लगेगा, सीरीज में बैटरी लगेगा, उनका क्या निकालना है? रेशो। उन बैटरीज के पोटेंशियल का क्या निकालना है? रेशो। विथ देयर कैपेसिटेंस इन द रेशो 1:2। ये डेटा दिया है। मान लो पहला कैपेसिटर C1, दूसरा कैपेसिटर C2, उनका रेशो है 1:2। मतलब एक का जितना वैल्यू है दूसरा उससे डबल है। ऐसे दो कैपेसिटर पहले पैरेलल में लगाने हैं, फिर सीरीज में लगाने हैं। पैरेलल के लिए बैटरी लगाओगे, सीरीज के लिए बैटरी लगाओगे, तो पैरेलल का पोटेंशियल और सीरीज के पोटेंशियल का क्या निकालना है? रेशो। आगे और एक इंफॉर्मेशन दिया है, सो दैट एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ द केसेस बिकम सेम। ये मेन चीज है। अब डायग्राम के बिना समझेगा ही नहीं, इधर ध्यान दो। पहला कॉम्बिनेशन कौन सा है गाइस? पैरेलल। ये पहला कैपेसिटर, नामकरण C1। ये दूसरा कैपेसिटर, नामकरण C2। और ये देखो, इनको हमने लगा दिया है बैटरी। मान लो इस बैटरी को नाम दिया VP, P फॉर पैरेलल। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे एनर्जी स्टोर होगा, उस एनर्जी को कहेंगे यूपी, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड, P फॉर पैरेलल। केस नंबर 2। अब यही दो कैपेसिटर आपस में कैसे लगाएंगे? सीरीज। C1 C2। और ये कॉम्बिनेशन भी किसको लगा देंगे? बैटरी को। इस बैटरी को नाम देंगे VS, S फॉर सीरीज। तो यहाँ पे भी एनर्जी स्टोर होगा, उसको नाम देंगे US। अब डेटा में क्या दिया है? ये दोनों एनर्जीज क्या है? सेम। सो डेटा में दिया है एस एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, यूपी इज इक्वल टू यूएस। और इसको यूज करके हमें क्या निकालना है? पैरेलल के बैटरी का पोटेंशियल अपॉन सीरीज के बैटरी का पोटेंशियल। दैट्स इट, वीपी अपॉन वीएस। बस इतनी सी बात है। अब आप जरा सोचिए और मुझे बताइए, हाउ कैन वी प्रोसीड? क्या करें? ये डेटा है, यूपी इज इक्वल टू यूएस द डेटा। मतलब दिस इज हिंट, नॉट डेटा, दिस इज हिंट। 3 स्टेप में जाना है, बताइए। आंसर सही गलत से फर्क नहीं पड़ेगा, सोचना बताना जरूरी है। कोई ड्राइव नहीं करना चाहेगा?
बात बड़ी सरल है। पहले पैरेलल में कितना एनर्जी स्टोर है वो अलग से निकालना पड़ेगा, दैट इज यूपी। फिर सीरीज में कितना एनर्जी है वो अलग से निकालना पड़ेगा, दैट इज यूएस। और फिर दोनों को बस आपस में इक्वेट करके सॉल्व करना है। अच्छा, इधर क्या और क्या दिया है, C1, C2 और V, ये दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों का कैपेसिटेंस आपस में क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में है तो इन दोनों का मिलके कैपेसिटेंस कितना आएगा, हाँ अरे पैरेलल में है ना, कैपेसिटर्स इन पैरेलल C1 प्लस C2। अरे एंट्रेंस के लेक्चर में आए हो आप और आप इतना नहीं बता पा रहे हो, जबकि 2 बार करके हो चुका है। जब कैपेसिटर सीरीज पैरेलल में होते हैं तो आपस में ऐड होते हैं ना, तो इन दोनों का मिलके कितना आएगा, C1 प्लस C2। अब आपको टोटल कैपेसिटेंस पता है, टोटल बैटरी पता है, तो एनर्जी का फॉर्मूला कैसे, कौन सा लगाएंगे, वही हाफ CV स्क्वायर, बस C की जगह पे क्या आएगा, CP, C की जगह पे क्या आएगा, CP। सॉर्टेड। उसी तरह से ये दोनों सीरीज में है, इन दोनों का मिलके क्या निकालेंगे, CS। कैपेसिटर्स इन सीरीज बिहेव लाइक रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। फिर इसका CS निकालेंगे और VS पता है, फिर से एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, हाफ CS VS स्क्वायर। आ गया दोनों का एनर्जी, और डेटा में दिया है कि दोनों का एनर्जी सेम है, तो यहाँ पे पुट करेंगे, खत्म करेंगे, VP आएगा VS भी आ जाएगा। बस एक काम और करना पड़ेगा, इधर ध्यान से देखो क्या दिया है, C1/C2 इज इक्वल टू 1:2। देयरफॉर बोलो C2 इज इक्वल टू व्हाट, 2C1। तो जहां जहां C2 नजर आएगा उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, जहां जहां C2 नजर आएगा वहां पे क्या लिखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, ध्यान दीजिए। स्टेप नंबर 1, एनर्जी स्टोर्ड किधर, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या लिखना है उसको, यूज सफिक्स P, क्या फॉर्मूला आएगा, हाफ CP मतलब इन दोनों का मिलके VP स्क्वायर, हाँ या ना। अब पहले CP निकालना पड़ेगा, बिना CP के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एज CP इज इक्वल टू व्हाट, C1 प्लस C2। इसको नंबर दो, इक्वेशन नंबर 1। दोनों पैरेलल में है ना, ये बार बार बताने की नौबत नहीं आनी चाहिए। कैपेसिटर्स इन पैरेलल बिहेव लाइक रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, बस आपस में ऐड किया करो। अब हमने क्या डिसाइड किया है, C2 की जगह पे क्या लिखेंगे, हाँ या ना। इस तरह से गाइस खुशी की बात, CP आ गया, कितना है ये, C1। इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 2। अब क्या किया जाए, यस, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। सही जा रहा हूं मैं। सो एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कितना आएगा, हाफ। आगे बोलिए, 3 ब्रैकेट बना देता हूँ, 3C1 इंटू VP स्क्वायर। थोड़ा ढंग से लिखता हूँ, ढंग से मतलब ये 3 को 2 के साथ ले लेता हूँ, तो कितना आया बोलो, 3/2। बोलो C1 VP स्क्वायर। आ गया। इक्वेशन नंबर व्हाट, 3। इतना एनर्जी स्टोर हुआ पैरेलल में। अब ऐसा ही किसके लिए निकालेंगे, सीरीज, और फिर दोनों को आपस में क्या करेंगे, इक्वेट। ये बाकी सब कट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या, VP और VS, और जिनका हमें क्या निकालना है जी, रेशो। इतना सरल है। आगे बढ़े, केस नंबर 2। एनर्जी स्टोर्ड किधर, सीरीज कॉम्बिनेशन। आप जरा मेहरबानी करके पूरा लिखना, चलो मैं भी लिख ही देता हूँ, बच्चे और मासूम होते उतने लिख के आगे बढ़ जाएंगे, फिर बाद में सोचते रहेंगे क्या लिखा था ये। ठीक है, हाँ। यहाँ पे क्या आता है, US। फॉर्मूला बोलो क्या आएगा, हाफ CS, वेरी गुड, VS स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4। बट दिक्कत है हमको CS नहीं पता है।
ठीक है। CS मतलब दो कैपेसिटर्स आपस में कैसे है, सीरीज में। हाँ, अब मेरे को एक एक को पूछना है, नहीं तो सब मिलके बताना, ट्राई करना। दो कैपेसिटर जब सीरीज में होते हैं, दे बिहेव लाइक रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। तो C1 सीरीज C2 का फॉर्मूला क्या है? CS इज इक्वल टू C2 plus C1 upon C1 C2 upon पीछे सेंट्रल बेंच। हाँ, दोनों में से कोई भी अब डिसाइड करो आपस में, 10 20 30 40 करो डिसाइड, कौन बताएगा? 1/C1 plus 1/C2। वेरी गुड, बैठो। तुमको पूछा ही नहीं था वैसे, थैंक यू, वेरी गुड। नेक्स्ट, आप भी उसके नेक्स्ट ही, नेक्स्ट तुम ही हो यार, क्या कर रहे हो? लास्ट बेंच के बच्चों को जब कहते हैं कि लास्ट बेंच, तो वो ऐसे पीछे मुड़ के देखते हैं, उसको पता होता है पीछे दीवार है, पर इतने भोले होते हैं बच्चे, क्या करें, उनके भोलेपन का इलाज ही नहीं है। हाँ, उसने भरा पता है। आगे अगला स्टेप क्या है? CS इक्वल टू वॉट? C1 सीरीज C2। MCQ कैसे करेंगे आज? CT का लेक्चर है ना, बुक लेके आए हो ना? बुक भी नहीं लाए हो? हाँ, लाए तो हो, पर वो आना भी तो चाहिए ना फिर। अभी गर्ल्स में लास्ट बेंच। हाँ मैडम, तो स्कूल से आ रहे हो, कॉलेज से थक गए होंगे, बैठ के बात करो, बैठो, रिलैक्स। नहीं बैठे, ठीक है, आपकी मर्जी, हम क्यों इंसिस्ट करेंगे। नेक्स्ट, लाउडर, ये पाइजे है, जल्दी बोलो। नेक्स्ट, पॉज करोगे? हाँ भाई कर देता हूँ। That becomes US is equal to what? Half 2/3 C1 into VS square। अच्छे से लिखते हैं। 2 कैंसिल। हाँ, 2 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। ये क्या आ गया? 1/3 C1 VS square। And now the last step, इक्वेशन 3 में हमने एनर्जी इन पैरेलल निकाला। नंबर याद रखो, 3/2 C1 VP स्क्वायर। और अभी 6 में US निकाला। डेटा में दिया है कि दोनों क्या है, सेम है, तो हम लिखेंगे एज UP इज इक्वल टू US। सो इक्वेशन 3 इज इक्वल टू इक्वेशन 6। That is 3/2 C1 VP square is equal to 1/3 C1 VS square। C1 cancel, बचा क्या? 3/2 VP square is equal to 1/3 VS square। अब जरा संभाल के, एक स्टेप, एक क्रूशियल स्टेप है। रेशो किसका किसके साथ पूछा है? VP। हाँ, पहले पैरेलल वर्ड यूज किया था, बाद में सीरीज। मतलब VP ऊपर आना चाहिए, VS। अगर उल्टा पूछा होता तो अकॉर्डिंगली करते। तो एक काम करें, ये VS स्क्वायर को इधर लेके आए, यस, तो VP स्क्वायर अपॉन VS स्क्वायर। हाँ या ना? 2/3 को उधर लेके। यस, तो 3/2 उधर जाएगा, 2/3 और जब ये जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, दैट विल बिकम 2/3। सो दिस ब्रिंग्स, इसको कंबाइन कर लेते गाइस, VP अपॉन VS द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/9। अब फाइनली इसका क्या ले? स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट ले लिया तो ये आएगा VP अपॉन VS। 2 का रूट इज √2, 9 का रूट इज 3। रुको, अगर इसको और अच्छे से आपको सॉल्व करना है तो √2 का वैल्यू कितना आता है? 1.414 डिवाइड बाय 3। चलो इतना कर ही लेते हैं, बुक ने भी किया है। यहाँ तक छोड़ दिए, ठीक है, छोड़। हाँ, तो 3 स्टेप में न्यूमेरिकल गया। तो एक बात आप नोट करो, मैं बार बार कह रहा हूँ गाइस, MCQ हो या न्यूमेरिकल हो, समझ में आना इज द मेन टास्क। नहीं तो आप फॉर्मूला शीट बनाओगे, बाय हार्ट कर लोगे, पर अगर न्यूमेरिकल समझा ही नहीं तो सब वेस्ट हो जाएगा। अब न्यूमेरिकल समझेगा कैसे? उसका एक ही तरीका है, आपको अलग से टाइम निकाल के बैठना है, 15 मिनट 20 मिनट। और जैसे मैं न्यूमेरिकल पढ़ रहा था, वैसे आपको भी सिर्फ न्यूमेरिकल ध्यान से पढ़ने का प्रैक्टिस करना है। एक साथ पूरा पढ़ के कुछ नहीं समझ में आता काफी बार। तो जहां तक कॉमा है,
जहां तक फुल स्टॉप है या एंड लिखा है और लिखा है वहां तक पहले ध्यान से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो भले। वहां तक जो भी दिया है या तो उसका डायग्राम बनेगा, या तो वो डेटा के फॉर्म में लिखा जाएगा, या वो सिचुएशन आपको विजुअलाइज करनी पड़ेगी मन में। फिर अगला आधा स्टेटमेंट पढ़ो, फिर दोनों को साथ में पढ़ो ताकि मतलब समझ में आए। अब आप बोलोगे ये तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, शुरू में है, पर एक बार जब आपको आदत लग जाएगी समझ के लेने की, फिर आपका पढ़ने का स्पीड भी अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। तो पहला स्टेप होता है न्यूमेरिकल को समझ के लेना, दूसरा स्टेप होता है फिर कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो समझ में आना, और तीसरा स्टेप होता है एक्चुअल सॉल्विंग। अगर आप सीधा जंप करेंगे एक्चुअल सॉल्विंग पे तो आपको बिल्कुल नहीं आएगा, या फिर आप सीधा जंप करेंगे सेकंड स्टेप पे कि चलो मैंने फॉर्मूले बाहर कर लिए, मेरे को पता है सीपी क्या है सीएस क्या है, पर अगर पहला क्रूशियल स्टेप ही आपने नहीं किया तो फिर न्यूमेरिकल भी गया, एमसीक्यू भी गया, एंट्रांस भी गया। पेपर सेटर हमेशा शब्दों में खेलता है, उसको पता है शब्द ऐसे यूज करो कि बच्चे फंस जाए, बाकी आप समझदार हो, ठीक है। एनीवे एंड आउट, आप पॉज करो उधर, शूट ये रहा इसका देखो जैसा आपको हाँ थैंक यू गाइस, ये रहा एमसीक्यू आपके सामने। हाँ फ्लक्स के लिए पूछा है, मैं थोड़ा कवर करके देता हूँ, कुछ याद नहीं होगा तो। अगर आपको याद होगा तो याद तो होना चाहिए, ऑन द बोर्ड बातें करोगे तो कतई नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के जो 4 फॉर्मूले हैं उसमें एक फॉर्मूला ये भी है, फ्लक्स अपॉन एरिया। यहां से फिर फ्लक्स का फॉर्मूला बनता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ये वेक्टर ए क्या है, सरफेस नॉर्मल, या उसी का दूसरा नाम है एरिया वेक्टर। मैं आपको डायग्राम याद दिलाता हूँ। अगर मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ध्यान से देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे जा रहा है, ये आपने यहाँ पे एक एरिया लेके रखा है। अब जब जब एरिया लेंगे तो एरिया को एक वेक्टर भी आपको लेना पड़ेगा परपेंडिकुलर सा। ये देखिए, ये मैंने इस एरिया को परपेंडिकुलर ले लिया, एरिया को परपेंडिकुलर, बस इसी को हमने नाम देना है वेक्टर ए। अब अगर आप थोड़ा भी ध्यान से देख रहे हो तो आपको तुरंत समझ में आएगा वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच में एक एंगल है, बस दिस एंगल इज कॉल्ड एज थीटा, एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर ए। और यही रीजन है कि ये जो फॉर्मूला है फ्लक्स का, द फॉर्मूला बिकम्स phi is equal to E A cos थीटा। दो बातें और याद दिला दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 यूनिट है, न्यूटन पर कूलोम और वोल्ट पर मीटर। फ्लक्स के टोटल 3 यूनिट है, लास्ट टाइम बात किया था आई गेस, वेबर, वोल्ट मीटर, लास्ट टाइम बात किया था क्या? हाँ, इधर और समझाता हूँ, इधर ध्यान दो फटाफट, चलो। फ्लक्स का एसआई यूनिट इज वेबर, इसकी खबर सबको है, पर यहां से हम इसके 2 यूनिट और बना सकते हैं। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला यूनिट न्यूटन पर कूलोम, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो ये रहा जी फ्लक्स का दूसरा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलोम, यहाँ पे यूज किया गया है, यहाँ पे वही यूज किया है। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा फॉर्मूला है वोल्ट पर मीटर इनटू मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का और एक यूनिट मिलता है, दैट इज वोल्ट मीटर। इस तरह से फ्लक्स के कितने यूनिट है? 1 2 और ये रहा जी 3। इतना अगर आता है तो एमसीक्यू आ जाएगा। पढ़ते हैं, नहीं पहले आप मन में पढ़ो। आपको चाहे तो ये ऊपर का लिख लो, और मैं टाइमर लगाऊंगा एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, नहीं तो ऐसे होते नहीं है काम।
हाँ ठीक है, चलो देखते हैं। मैं टाइमर लगाऊंगा, उतने में जिनको आएगा अच्छी बात है, नहीं आएगा उसके बाद बोर्ड पे करेंगे। पैटर्न हमेशा हमारा 12 के एंड तक ये रहेगा, बिना टाइमर के काम ही नहीं होगा। अगर उस टाइमर में काफी लोगों का आंसर आ गया, सेम आ गया, तो फिर मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अभी क्लियर? हाँ, तो जिनको लिखना है वो लिखिए। मैं फिलहाल तो 2 मिनट का टाइमर लगा रहा हूँ, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। नहीं आया तो फिर मैं करूंगा। 0.2 और आपस में कोई बात नहीं करेगा। MC -2 है, -2 है, -2 है। सेंटीमीटर मतलब कितना मीटर? 10⁻²2 मीटर। हाँ, ये बराबर है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब इसका भी स्क्वायर आएगा ना, 10⁻² का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। सच में स्क्वायर नहीं करना है, A⁻B⁻C -2 × 2 कितना आता है गाइस? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मैं एक बार बता चुका हूँ, बहुत बार रादर। सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो यही नहीं आया तो गया मुझे क्यों आपका। सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10⁻⁻4। आगे क्या है? cos थीटा, दैट इज cos ऑफ 60 डिग्री। आया ना? रुक जाइए जरा, रुक जाइए, लिखिए कुछ मत, ध्यान दीजिए सॉल्व करते वक्त। पहले पावर को निपटाओ। 2 + 1 3 - 4 cos 60 कितना आता है? 1/2 हाफ आता है। 4/2 कितना आता है? 2 आता है। सो दिस इज 2 × 10⁻⁻1। मतलब ये आपका फ्लक्स कितना आया? 0.2 यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। चेक करो ऑप्शन में है क्या, है ना? ऑप्शन बी। जिनका बी था वेरी गुड, जिनका डी था वो ढूंढो क्या गलती हुआ है। अच्छा, लिखना कैसे बताता हूँ, रुको जरा सब्र करो। लेक्चर के बाद PDF तो ग्रुप पे आ जाएगा। तो क्वेश्चन नहीं लिखना है आपको, क्वेश्चन नंबर लिखो। इसे सीक्वेंस में जाएंगे अभी। क्वेश्चन नंबर लिखो, बाद में PDF से मैच कर लेना। या लिखना है क्वेश्चन तो आपके बुक में होगा ये क्वेश्चन ही, ठीक है? नंबर डालो, आंसर लिखो। चलो, और जिनको लिखना है नोट करके साइड में लिखो। ये खबरदार अगली बार गलती हुआ तो गलतियां करो, पर इतनी बेसिक मत करो यार। A फॉर एप्पल में गलती कर रहे हो आप, कैसे चलेगा? कोई डिफिकल्ट न्यूमर पहले गलती कर रहे हैं तो समझ सकता हूँ, वो स्वाभाविक है। मेरे को बोल रहे थे। तीसरी बात, अगर अंदर का चार्ज 0 है, अब अंदर का चार्ज 0 होने के 2 तरीके हैं। एक, आपने एक चार्ज लिया +Q, दूसरा लिया -Q, आपने कर दिया एनक्लोज। अब अंदर चार्ज तो है, पर टोटल कितना है? 0। और चार्ज को ऐड करते वक्त प्लस माइनस काउंट करना होता है। अब अगर अंदर का चार्ज ही 0 है तो फ्लक्स भी कितना आएगा? 0। दूसरा तरीका, एरिया तो है पर अंदर चार्ज ही नहीं है, इस सिचुएशन में फ्लक्स कितना आएगा? 0। दोनों का आंसर सेम है पर रीजनिंग अलग अलग है। इधर हम कैसा बोलते हैं देखो, इधर बोलने का और एक तरीका है। फ्लक्स मतलब लाइंस। पॉजिटिव चार्ज की वजह से मान लो 2 लाइंस बाहर जा रहे हैं, आउटवर्ड फ्लक्स इज 2, आउटवर्ड फ्लक्स। नेगेटिव चार्ज की वजह से लाइन अंदर आएंगे, इनवर्ड फ्लक्स इज ऑल्सो 2। तो बाहर कितने लाइंस गए? 2। अंदर कितने आए? 2। रिजल्टेंट 0। तो फ्लक्स कितना आया? 0। तो कहने के 2 तरीके हैं। एक, अंदर का टोटल चार्ज इज 0, सो फ्लक्स इज 0। तरीका नंबर 2, आउटवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू इनवर्ड फ्लक्स, जितने आए उतने गए, इसीलिए भी रिजल्ट 0। ये नीट के एक बार MCQ में पूछा हुआ है। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है। अच्छा, इधर आते हैं, ये बड़ा फेमस MCQ है। आपके पास एक क्यूब है, क्या है? क्यूब, और उसके अंदर सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है। तो आपको पूछा है इस क्यूब में से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। अब पहले जरा क्यूब के बारे में खुद को समझाते हैं। क्यूब में टोटल कितने फेसेस होते हैं? फेसेस 6। 1 2, ऊपर का 3, नीचे का 4, आगे का 5, पीछे का 6। हर फेस का शेप होता है स्क्वायर, हाँ या ना? अगर आपको पूछा है कि फ्लक्स थ्रू क्यूब मतलब पूरे क्यूब में से कितना जाएगा,
इसका आंसर बड़ा सिंपल है, क्या? अंदर का चार्ज अपॉन इप्सिलन नॉट सॉर्टेड। पूरे क्यूब में से कितना जाएगा? क्यू अपॉन इप्सिलन नॉट, क्योंकि अंदर चार्ज कितना है? क्यू। अरे अंदर चार्ज कितना है? क्यू। इसी बात को और एक तरीके से बोल सकते हैं, देखो ऐसे बोलेंगे, पढ़िए क्या लिखा है? Flux through 6 faces of cube. फ्लक्स थ्रू 6 फेसेस ऑफ क्यूब। अरे 6 फेस मतलब ही क्यूब ही होता है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा? क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। तो या तो ऐसे बोलेंगे कि क्यूब के अंदर चार्ज है क्यू, सो व्हाट इज फ्लक्स थ्रू क्यूब? आंसर क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। या फ्लक्स थ्रू 6 फेसेस ऑफ क्यूब, सेम ही बात है, आंसर इज क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। अब चेंज कहां पे होगा? देखो, अगर आपको पूछा सिर्फ एक फेस में से कितना फ्लक्स पास होगा, एक फेस में से, एक में से कितना निकलेगा? 1/6. तो सीधी सी बात है, 6 में से इतना, 6 में से इतना. तो एक का निकालने के लिए डिवाइड बाय 6. मतलब वो आएगा क्यू अपॉन 6 इप्सिलॉन नॉट. नीचे लिखा हुआ होगा, एक फेस में से इतना। अच्छा पूछा दो फेस में से कितना, तो एक में से इतना, दो में से दो बार ऐड करना पड़ेगा। एक फेस में से कितना है? क्यू अपॉन 6 इप्सिलॉन नॉट। दो में से दो बार एडिशन, ये कितना आएगा? क्यू अपॉन 6 इप्सिलॉन नॉट दैट इज क्यू अपॉन 3 इप्सिलॉन। अगर 3 में से पूछा तो इसको 3 बार ऐड करो। Q upon 2. 4 में से पूछा तो इसको 4 बार ऐड करो। 5 में से पूछा तो 5 बार ऐड करो। 6 में से पूछा तो एंड फन पार्ट देखो, अगर 6 बार इसको ऐड करोगे तो अल्टीमेटली वापस यही आने वाला है, 6 क्यू अपॉन 6 इप्सिलॉन नॉट। देखो यही आ गया, Yes. मतलब पूरे क्यूब में से उतना ही जाएगा। बोलो ये समझ में आया? समझा. चार्ज कहाँ पे रखा है? सेंटर में। इतना समझ में आ गया तो एमसीक्यू आ जाएगा भैया। प्रपोजल ऊपर वाला फाइल. थैंक यू। हाँ भाई अब ये पढ़ो। If charge Q runs ठीक है, पढ़ो। through one face and two opposite faces of the cube length, एक करेंगे two opposite यानी Q upon 3 option C. C option. सी आएगा ना? हाँ। अब ये पहला वाला तो आपको तुरंत स्ट्राइक हो ही गया होगा। अच्छा ये देखो, फ्लक्स का यहाँ पे यूनिट क्या इस्तेमाल किया है? वोल्ट मीटर। वो माइक्रो कहाँ से है? तो इसका माइक्रो है। आप गाइस अगर आपको और अच्छे से विजुअलाइज करना है तो ध्यान से देखिए। ये मान लीजिए आपका क्यूब है, जैसा भी है, ये आपका क्यूब है, चार्ज है। अपोजिट फेसेस मतलब ये और ये। अब पॉजिटिव चार्ज से, जैसे मैंने कहा, फ्लक्स हमेशा कैसा होता है? आउटवर्ड। तो इधर से भी आउटवर्ड है और इधर से भी आउटवर्ड है, इसीलिए दोनों आपस में क्या होंगे? ऐड। तो एक फेस में से इतना, तो दो में से दिस प्लस दिस, इसीलिए इतना। समझा? वैसे क्यूब पे ना और भी एमसीक्यू बनते हैं कि अगर वो चार्ज क्यूब पे सेंटर पे नहीं रखा, मान लीजिए ये आपका क्यूब है, कंपर दो जरा, मान लीजिए ये आपका क्यूब है, सेंटर पे नहीं कॉर्नर पे रखा तो क्या होगा? फेस पे रखा तो क्या होगा? एज पे रखा तो क्या होगा? 3-4 केसेस। सीटी में इतना नहीं आता इसलिए इतना सब नहीं पढ़ा रहा हूँ, जब एनटीए का काम होगा तब पढ़ाऊंगा। ये समझ में आ गया? इजी। और पूरे क्यूब में से पूछा होता तो कितना लिखते आप? क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट, और आगे आता माइक्रो वोल्ट मीटर। पूरे क्यूब में से पूछा होता तो, पर आपको एक और दो फेस में से पूछा है, ऑप्शन से। बराबर किया? वेरी गुड, चलो सही है। दो हाथ से
अरे वो कंट्रोल तो हाथ से होता है। हाँ, अब एक मिनट। 4 बातें और नहीं याद रखनी पड़ेगी तब ये न्यूमेरिकल आपको आएगा। तो 4 बातें क्या है देख लो। न्यूटन को इन्वॉल्व करते हैं। हाँ, अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ये 17th सेंचुरी का है, न्यूटन भी 17th सेंचुरी में थे। इसमें न्यूटन का मैकेनिक्स आता है। 12th के जो एंड के 3 चैप्टर है ना, उसमें न्यूटन का कुछ नहीं आता है क्योंकि वो डेवलप ही 19th-20th सेंचुरी में है। न्यूटन को पता भी नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। सो डोंट वरी अबाउट इट। उसमें न्यूटन दखल अंदाजी नहीं करेंगे। वो है ना वो टेस्ला। हाँ, टेस्ला है। पर टेस्ला का फिजिक्स बहुत ऊपर है, अपने एलिमेंट्री लेवल पे कुछ नहीं है, सिर्फ नाम पता है सबको। गाइस बस ध्यान दो, ये एक फॉर्मूला याद रखना है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दूसरे न्यूटन के 3 इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस at s इज इक्वल टू u प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। s फॉर डिस्प्लेसमेंट, a फॉर एक्सीलरेशन। Acceleration। और एक इसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये जो फॉर्मूला आपने सीखा है ना, ये दोनों फॉर्मूले साथ में काम करते हैं। कैसे? ये एम उठा के यहाँ पे पुट कर सकते हैं आप, तो यहाँ से आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा चार्ज का। दूसरा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन सेपरेशन, ये भी काम आता रहता है। ये 1 2 3 6 फॉर्मूले अगर आपने मैटर हो रहा ये 6 फॉर्मूले अगर आपने ध्यान से समझ लिए तो फिर ये एमसीक्यू आपको आएंगे। और ये भले सीटी का है पर ये नीट का भी एमसीक्यू है। ये एक बार नीट में पूछा हुआ है। सीटी का फिजिक्स और नीट के फिजिक्स में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, थोड़ा सा 2 स्टेप ऊपर होगा नीट का सिर्फ। जेई का तो बहुत ऊपर होगा ऑफकोर्स, पर जेई के भी सारे एमसीक्यू टफ नहीं आते हैं। देखो ध्यान से कोई पेपर, खैर छोड़ो, डिफरेंट स्टोरी। आपके पास 3 मिनट का टाइम है, पढ़ो, विजुअलाइज करो। मैंने आपको हिंट दे दिया है। चला और टाइम स्टार्ट्स ना, नंबर डालो At rest stage, v equal to u plus at गूगल पर ट्राई तो कर। देखो क्या है आंसर नहीं आ रहा है। क्या हो गया? बी ऑप्शन। पूरे बाप रे सीखते हैं। आइए नहीं आई है। काम डाउन। अब जब सॉल्व कर रहे हैं तो सब बोर्ड पे ध्यान देंगे। एक पार्टिकल है, ऑफकोर्स पार्टिकल का नाम नहीं दिया है। 4 तरह के पार्टिकल, 5 तरह के पार्टिकल मोस्टली आते हैं। 4 तो ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉन आता है, प्रोटॉन आता है, नियोट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। अब ये नियोट्रॉन अल्फा पार्टिकल क्या है वो भी लिखा के देता हूं मैं, ये 12th में ज्यादा काम आने वाले। एक पार्टिकल है जिसका मास है m, जिसका चार्ज है q। अब q मतलब पॉजिटिव पार्टिकल है, माइनस लिखा होता नहीं। इज प्लेस्ड एट रेस्ट। एट रेस्ट मतलब इनिशियली तो उसका वेलोसिटी क्या है, 0। कहां पे रखा है? इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। देन रिलीज, अब पार्टिकल को छोड़ दिया आपने और फील्ड ने क्या अप्लाई किया होगा? फोर्स। तो जैसे फील्ड ने फोर्स अप्लाई किया, पार्टिकल भागा,
मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी भले ही जीरो था, अब जीरो नहीं है, अब कुछ तो वेलोसिटी है उसके पास। तो पार्टिकल भागा, अटेन बाय द पार्टिकल आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस y, तो पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया y, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ y, तो पार्टिकल का क्या निकालो, काइनेटिक एनर्जी। मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके देता हूँ। अच्छा, मुझे पहले ड्रॉ करना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जरा सोच के बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ से कहाँ जाता है? प्लस टू माइनस। वेरी गुड। मान लो ये प्लस है, ये माइनस है, ये रहा गाइस आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है, समझा? अब इसमें आपने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, ये देखिए ऐसे, चार्ज कितना है Q, मास कितना है M, और यहां से आपने उसको रिलीज कर दिया, मतलब ये नीचे आया, और नीचे क्यों आया? अरे क्योंकि ये प्लस है, किसकी तरफ आएगा? माइनस। पर अगर आपने माइनस रखा होता ना प्लस की तरफ, तो प्लस की तरफ जाता, मतलब फील्ड के उल्टे दिशा में जाता। ये फील्ड की दिशा में ही आया है, इसलिए इसका स्पीड बढ़ा है, वो उल्टा जाता, स्पीड उसका और कम हो जाता है। अच्छा, कितने स्पीड से आया ये v आया ना, और यहां से यहां तक इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? y। तो हमें इसका क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी। ये सिचुएशन जरा समझ लो, एक पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, पार्टिकल प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अब सॉल्व कैसे करना है? देखो, उल्टा जाते हैं। कैसे उल्टा? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv²। पार्टिकल का मास तो m ही है, मतलब हमें क्या पता नहीं है, पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी पता नहीं है। फाइनल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इनिशियल रेस्ट पे था। मतलब अब वो न्यूटन के 3 फॉर्मूले लगा के हमें v निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? v। तो बताओ ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें u है, v है, और क्योंकि ये s y मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट s है, तो u पता है, s पता है, v निकालना है। v square equal to u square plus 2a। Very good, very good. So as v square is equal to u square plus 2as, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको सोचना पड़ेगा। अब u तो 0 है, हो तो गया, तो ये आएगा v² 2a, और s की जगह पे क्या आएगा? y। अब इसको उठा के यहाँ पे पुट तो कर दे, पर बात बनेगी नहीं, क्योंकि ऑप्शन में a कहीं नहीं है। पर हाँ, a की जगह पे क्या है? q। अरे ये फोर्स है, E इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज ना, हाँ ना, तो फोर्स इज Q इंटू E। लिख के बताता हूँ, भूल गए इधर के इधर। एज रुको, 10 नंबर देखो, F इज इक्वल टू व्हाट, सॉरी E इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स अपॉन चार्ज। अभी तो लिखा था कि नहीं लिखा था? यस। और फोर्स का दूसरा भी एक फॉर्मूला है, क्या? मास इनटू एक्सेलरेशन। ये देखो गाइस, तो आपको एक में हटाना है ना, तो हटाओ ना एक को। सो ए की जगह पे क्या आएगा? ए इज इक्वल टू क्यू इंटू ई अपॉन एम। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्या किया? ई इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, पर हमें ऑप्शन में एफ भी नहीं है, तो एफ की जगह पे क्या लिखा? एम ए, तो ए यहां से निकाला। अब ए उठा के यहाँ पे पुट करो, सो v² क्या आएगा? 2, बोलते जाओ प्लीज, Q E बाय M इंटू y। ये है आपका v²। इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन 1, इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन 2। आ गया v², और ऑप्शन जैसे दिख रहे वैसे दिख रहे, देखो ना। अब फाइनली substituting equation 2 in equation 1 over there, so kinetic energy is half into m, और v² की जगह पे क्या लिखना है? 2q e y upon m, mm कैंसर to 2, कैंसर। और फाइनली गाइस काइनेटिक एनर्जी क्या आया? q e y। तो जैसे मैंने कहा था, वो 6 की 6 बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। पहला, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन चार्ज, सो फोर्स इज ई इनटू चार्ज, और न्यूटन के तीनों फॉर्मूले। यस। लेकिन ये सिचुएशन भी तो आपको समझना पड़ेगा। सिचुएशन आपको समझना पड़ेगा कि फील्ड कैसे दिया है।
चार्ज कौन सा है, चार्ज कहाँ जाएगा, फील्ड की दिशा में जाएगा कि फील्ड के उल्टे दिशा में जाएगा, ये तो माइनस करता आएगा मतलब फील्ड की दिशा में ही आएगा, इसीलिए तो एक्सेलरेट हुआ। अगर इलेक्ट्रॉन होता तो उल्टा जाता, फील्ड के उल्टा जाता, स्पीड कम होता, मतलब वो एक्सेलरेट नहीं होता, उल्टा डी एक्सेलरेट होता। इसमें प्रोजेक्शन वगैरह भी आता है, चार्ज को फेंक के मारा। हाँ, इसीलिए डिफिकल्ट हो जाता है इलेक्ट्रो, क्योंकि इसमें ग्रेविटेशन इन्वॉल्व हो जाता है, इसमें न्यूटन भी शामिल हो जाता है। खैर सीईटी लेवल पे इतने प्रयोग नहीं होते हैं, लेकिन इस लेवल पे हो रहे हैं। एंड आउट नंबर डालो, अच्छे से लिखो, वेरी गुड। आएगा, अब तक आधा हो गए तो भी बड़ी बात है ना। हाँ, ये भी अच्छा एमसीक्यू है, ऐसे नीट में भी आता है, पढ़िए। घर जाना है, चल तो रहा है, गर्म हो गया ना इधर। अरे उधर आप लोग एसी के पास बैठो तो आपको कूलिंग वाला फीलिंग आ रहा है। हाँ यस, बराबर है आपका फैन बंद। 2 पॉइंट चार्ज। चलिए स्टार्ट कीजिए, 3 मिनट है आपके पास। तो आगे शिफ्ट करता हूँ तो बेटा, मैं हिंट दे रहा हूँ, चार्ज को ऐड करते वक्त प्लस माइनस काउंट करना होता है, ये कंपैरिजन का एमसीक्यू है। स्टार्ट डूइंग इट। आवाज नहीं। माइनस ऑप्शन ए, एक आंसर आ गया ऑप्शन ए। अभी 1.5 मिनट करोड़ है तो 10, अच्छा 10 है, सॉरी ऑप्शन बी। ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है। एनीवन फॉर सी, एनीवन फॉर डी? नो बी। वेट अ सेकंड, सॉरी नेगेटिव है। फर्स्ट ऑफ ये आया, ए फॉर एप्पल। कोई लोड नहीं है। +3 में ऐड करना है -5, सो दिस इज 3 - 5, तो नया वाला चार्ज होगा -2 माइक्रोकूलम। पहले ये समझो, नया वाला Q1 होगा -2 माइक्रोकूलम। अगर ये साइन नहीं काउंट किया तो आंसर बेवजह 8 आ जाएगा आपका, तो गलत हो जाएगा। नया वाला Q2 ओरिजिनली कितना था, +8 प्लस -5, ये प्लस तो ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ये कितना आया +3 माइक्रोकूलम। अच्छा डिस्टेंस के बारे में कुछ बोला है? नहीं। मीडियम चेंज करना है? नहीं। तो अब सिचुएशन बस ऐसा है, ओरिजिनल ये माइनस आएगा, कौन, Q1 न्यू, और डिस्टेंस R पे ये प्लस आएगा, कौन, Q2 न्यू। तो पूछा है उनका नया वाला फोर्स कितना आएगा, F न्यू कितना आएगा। अब ये है कंपैरिजन का सिचुएशन। चलिए कंपेयर करते हैं। पहले F निकालते हैं गाइस, F बस एक एनसीईआरटी का पैटर्न यहाँ पे फॉलो करते हैं जानबूझ के। एनसीईआरटी में वो जो 1/4π/0 है उसको आप क्या करके बुलाते हैं, K। तो मैं यहाँ पे ना K रख दो, आप वैसे भी कैंसिल होने वाला है। K इंटू क्या आएगा, Q1 Q2 अपॉन R², इक्वेशन नंबर 1। और F न्यू कितना आएगा,
सेम 1/4 मतलब k। की इधर क्या आएगा Q1 न्यू Q2 न्यू इंटू Q2 न्यू अपॉन R स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2। ऐसे बहुत एमसीक्यू बनते हैं सीईटी में, इसमें इतना है तो उसमें कितना है, हर चैप्टर में बनते हैं। अब या तो 1/2 करो या 2/1, क्योंकि 2 निकालना है तो लेट्स मेक इट 2/1। देखो क्या आएगा या एफ न्यू अपॉन एफ मतलब, अच्छा इधर देखिए समझ में आ गया, के कट आर स्क्वायर कट। क्यों लिखना, नहीं लिखना, छोड़ दो इधर आएगा Q1 न्यू इंटू Q2 न्यू अपॉन Q1 Q2 अच्छा एक बात और, ये सारे चार्जेस माइक्रो में है। हाँ 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁻6 10⁻12 नीचे भी 10⁻⁶ 10⁻⁶ 10⁻12 कैंसर, मतलब माइक्रो लेने की भी जरूरत नहीं है, पर गाइस सब माइक्रो में है इसीलिए हम ये कर पा रहे हैं। कर पा रहे हैं। अगर एक आध भी मिली या नैनो में होता ना तो इंटू 10⁻⁴ में लिखना पड़ता, समझा, जरूरत नहीं है। Q1 न्यू कितना है -2, माइक्रो कट गया। Q2 न्यू कितना है 3 अपॉन Q1 कितना है Q1 ऊपर क्वेश्चन 3 इंटू ये कितना है 8 3 कैंसल, कितना आया -1/4। सो फाइनली ऐसा आया एफ न्यू F न्यू अपॉन F इक्वल टू -1/4। एफ न्यू Therefore F new is equal to -F/4 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, F कितना है 40 40 10 न्यूटन इसी के फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पे याद क्या क्या रखना है, देखो 2-3 बातें याद रखनी है। पहली बात, ये कंपैरिजन का एमसीक्यू है, इसमें इतना है तो उसमें कितना है, ये हर चैप्टर में बनता है, सीईटी का स्टैंडर्ड और फेवरेट पैटर्न नहीं है, इवन नीट का भी। दूसरी बात, चार्ज को ऐड करते वक्त प्लस माइनस काउंट करना है। तीसरी बात, चेंज करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन थे, आप चार्ज को भी चेंज कर सकते थे, डिस्टेंस भी चेंज कर सकते थे और मीडियम भी चेंज कर सकते थे। आपने उसमें से किस किस को चेंज नहीं किया, डिस्टेंस और मीडियम, तो वो रेशो में वैसे भी क्या हो गए कैंसिल, तो चेंज नहीं हुआ, वो रेशो में क्या हो जाता है कैंसिल। ये सबसे जरूरी बात है। बाकी 1/2 लेना है कि 2/1 लेना है वो तो आपको न्यूमेरिकल से समझ में आ जाएगा। 1/2 लिया होता तो भी आ जाता, क्या लोड है, मेरे ख्याल से इतनी बड़ा काफी है। नंबर डालो, ये रेडी। हाँ ये गए, देखो वैसे आ गया है फिर से। अब यहाँ पे वापस वही न्यूटन के फॉर्मूले वो सब है, ये आई रियली होप कि आपको आएगा। पढ़िए, इसके लिए भी आपके पास 2 मिनट का टाइम है, 3 मिनट बहुत है इसके लिए। ध्यान दो, चलो। हाँ हर एमसीक्यू हमें कुछ ना कुछ सिखा रहेगा, ध्यान से देखिए। काम डाउन। अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड, ये क्या है Q, माउस पे क्लिक करके वापस हो गया उस पे क्लिक करो, बोर्ड पे थैंक यू। चार्ज गाइस, ये चार्ज है 2e और मास है 4m। अब मुझे आपको ये भी समझाना है कि किस पार्टिकल की बात चल रही है। मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि 4 तरह के पार्टिकल आ सकते हैं, ठीक है, बताता हूँ, पहले पूरा कर लो। इज मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड E, एक्सेलरेशन इम्पार्टेड, कौन इम्पार्ट मतलब अप्लाई करना, फील्ड फोर्स अप्लाई करेगा और फोर्स की वजह से चार्ज भागेगा, चार्ज को एक्सेलरेशन मिलेगा, इसी को कहते हैं इम्पार्ट करना। एकदम आसान है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यहां से आता है एक्सेलरेशन। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, सो फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू E। ये 2 फॉर्मूले, LHS सेम है तो RHS भी सेम। सो मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चार्ज इनटू E। यहां से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया चार्ज इनटू E अपॉन मास। अब बस आपको क्या करना है, डेटा के हिसाब से चार्ज और मास पुट करना है। तो डेटा के हिसाब से जो भी पार्टिकल है उसका चार्ज कितना है 2e,
और मास कितना है 4m, m की जगह 4m। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सीधी सी बात है क्या आएगा, E कैपिटल E अपॉन 2m। यस, बराबर है आपकी बात, ऑप्शन बी इज करेक्ट, वेरी गुड। लेकिन ध्यान से सुनो, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। पर एक बात ध्यान से सुनो गाइस, 4 तरह के पार्टिकल आते हैं। यहां पे मैं लिखता हूं पार्टिकल का नाम, पार्टिकल का चार्ज और पार्टिकल का मास। सबसे पहला पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, उसका चार्ज इज -e। इलेक्ट्रॉन के मास को आप me करके लिख सकते हो, जो आता है 9.1 × 10⁻³ kg। दूसरे से ज्यादा जरूरी आपको ध्यान देना है प्रोटॉन। प्रोटॉन का चार्ज है +e। प्रोटॉन के मास को मैं m या m सफिक्स p करके लिखता हूँ, यह आता है 1.10⁻27 काफी है इंटू 10⁻27 kg। वेरी गुड, ये दोनों सबको पता है। अब दो नए पार्टिकल जिनका जिक्र यहाँ पे हो रहा है, डियोट्रॉन। अभी डियोट्रॉन क्या है? पहली बात तो डियोट्रॉन हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है। आइसोटोप मतलब एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेंगे। फर्क बस ये है कि इसमें एक न्यूट्रॉन भी शामिल हो जाता है न्यूक्लियस में। वैसे तो प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, डियोट्रॉन में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, ऐसे 2 लोग होते हैं। अब न्यूट्रॉन चार्ज तो देगा नहीं, चार्ज सिर्फ कौन देगा? प्रोटॉन। मतलब डियोट्रॉन का चार्ज भी सेम ही रहेगा +e, पर मास दोनों का आएगा। आगे जाके हम खुद भी सीखने वाले हैं, केमिस्ट्री में आप इस साल सीख रहे हो कि दोनों का मास एग्जैक्टली सेम नहीं है, न्यूट्रॉन थोड़ा हैवी है। बस स्कूल से हमें बताता है कि दोनों का मास अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो फिलहाल मान के चलो कि दोनों का मास सेम है, तो न्यूट्रॉन को भी प्रोटॉन का मास ही देने वाले हैं। सो प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन कितने हो गए? 2। तो इसका मास आता है 2mp। कितना आता है? सो डियोट्रॉन ऐसा पार्टिकल है जो कि पॉजिटिव है, जिसका चार्ज प्रोटॉन के इतना ही है पर मास प्रोटॉन से डबल है। ठीक है। एंड लास्ट जो यहाँ पे दिया है अल्फा पार्टिकल, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल ही है, क्योंकि कभी कभी सिर्फ नाम दे देंगे अल्फा पार्टिकल इज मूविंग और कुछ नहीं देंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि उसका मास क्या है, चार्ज क्या है। अब अल्फा पार्टिकल मतलब क्या? अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, टोटल 4 लोग होते हैं। अब 2 प्रोटॉन मतलब चार्ज कितना आएगा? कितना आएगा? अरे +2e। हाँ +2। एक प्रोटॉन का चार्ज इज e, 2 का 2e। 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को भी प्रोटॉन का मास है, मतलब 2 + 2 कितना हो गया? 4। सो इसका मास आएगा प्रोटॉन से 4 गुना ज्यादा। ये न्यूमेरिकल में दिया है, ये अल्फा पार्टिकल है। तो इसमें से कोई भी पार्टिकल दे सकते हैं। इवन 12th में 2 चैप्टर है, एक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा ड्यूअल नेचर। उनमें भी चारों पार्टिकल का जिक्र आता है एमसीक्यू में। तो ये टेबल आप अभी से पार्ट प्रिपेयर कर लोगे, बाय हार्ट कर लोगे तो आपके लिए अच्छा है, इजी। हाँ, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, नंबर डाल के आंसर 4F इज करेक्ट। कैसे देख लीजिए, आवाज नहीं। F is the force between 2 identical charged particles. Guys, identical का मतलब सेम। आइडेंटिकल का मतलब है अगर पहला वाला चार्ज Q है, प्लस है, तो दूसरा वाला भी Q ही है, प्लस ही है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस R मान लिया, तो इनके बीच का फोर्स कितना दिया है? F। वैल्यूज कुछ भी नहीं दिए। If the distance between the charges is reduced to half, मतलब पहले R था तो अभी कितना कर दिया? हाफ। अच्छा, then the force between them becomes, यहाँ पे एक बात समझो ना, वो चार्ज को चेंज कर रहे हैं ना मीडियम को चेंज कर रहे हैं। यस, सिर्फ एक ही चीज चेंज कर रहे हैं, डिस्टेंस। अच्छा, वो भी डिस्टेंस कम कर रहे हैं। अगर फोर्स का फॉर्मूला सच में लिखने जाए तो 1/4π से मतलब Q, Q1 Q2 दैट इज Q² अपॉन R²। अरे देख के समझ में आता है फोर्स और डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पता है हमें ये। तो अगर डिस्टेंस कम हो रहा है तो फोर्स बढ़ेगा, मतलब ये तो कतई नहीं आएगा, ये भी कतई नहीं आएगा, क्योंकि ये तो कम हो रहा है। बेटर ऑप्शन, गलत ऑप्शन को एलिमिनेट करना आना चाहिए बाय रीडिंग द क्वेश्चन।
पहले इनका प्रोबेबिलिटी 25% था, अब 50-50% हो गया। क्यों? आपने गलत ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब चलो ढंग से सॉल्व करते बने। अब नया वाला फोर्स F न्यू, मीडियम सेम है तो Q ही आएगा, चार्ज भी सेम है तो Q स्क्वायर ही आएगा। तो ओनली फर्क इज अब R की जगह पे क्या आना चाहिए, R/2 स्क्वायर, और सबको पता है गाइस 2 का स्क्वायर इज 4, ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा 4K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। और अगर थोड़ा भी ध्यान से देख रहे हो, ये जो पूरा टर्म है दैट इज ओरिजिनल फोर्स। तो यहां से आपका आंसर बन गया नया वाला फोर्स इज 4 गुना ऑफ ओरिजिनल फोर्स। इसको देखा जाए तो ऐसे आप मन में भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से सुनो, ये तो मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाया। अगर मन में सॉल्व करना है तो जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, जो टर्म चेंज नहीं हो रहा है वो तो रेशियो में वैसे भी क्या होने वाला है, तो उनके बारे में सोचो भी मत। मीडियम चेंज हो रहा है नहीं, तो K के बारे में सोचो मत। चार चेंज हो रहा है नहीं, तो Q के बारे में मत सोचो। सिर्फ क्या और क्या चेंज हो रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है और उसकी वजह से क्या चेंज हो रहा है, फोर्स। तो उनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है, तो उनके बीच में आपस में ये रिलेशन है, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। वापस कह रहा हूं, जो चेंज नहीं हो रहा था उसको हम पहले ही भूल गए हैं, सिर्फ इन दोनों की बात करेंगे। अब जब जब प्रोपोर्शनल आता है उसको हटा के बस क्या लिखना है, इक्वल टू। क्या लिखना है? ये रहा इक्वेशन नंबर 1 पहले वाले केस के लिए। उसी तरह से दूसरे वाले केस के लिए क्या आएगा, F न्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, R न्यू और उसका स्क्वायर। हाँ या ना? इधर भी प्रोपोर्शनल को हटा के बस इक्वल टू लिख दो। क्योंकि इक्वल टू के आगे जो कांस्टेंट आने वाला है वो तो कट हो जाएगा। अब ले लो रेशो, इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1, तो क्या आएगा, F न्यू अपॉन F इक्वल टू 1 अपॉन R न्यू स्क्वायर। अब यहां पे वैल्यू पुट कर दो, R न्यू मतलब R/2 का स्क्वायर अपॉन दिस। ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। आया ना? अभी 4 भी ऊपर चला जाएगा, सो दिस इज 4R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, R स्क्वायर R स्क्वायर, और फाइनली ये देखो आ गया F न्यू अपॉन F इज इक्वल टू 4, सो F न्यू इज इक्वल टू 4F। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, अपना अपना मर्जी है, अपना अपना तरीका है। जो कंफर्टेबल लगे, जो इजी लगे उसी को फॉलो करो, जो इजी ना लगे उसके पीछे मत भागो। मैं बार बार कह रहा हूँ, कंपैरिजन के एमसीक्यू सीईटी के पेपर में हमेशा पाए जाते हैं। हर चैप्टर में इस तरह के एमसीक्यू बन सकते हैं, हर चैप्टर में। खैर समझ में आ गया? दोनों में से कोई तो एक ही लिखो। चलो आगे बढ़ने जल्दी, 3:35 हो गए, तो फिर 24 मिनट है बस हमारे पास। ये ऐसा ही एक बार पढ़ लो, चाहे तो ये होमवर्क के लिए देता हूँ, सेम है। बस वहां पे काइनेटिक एनर्जी पूछा था, यहाँ पे वेलोसिटी पूछा है, या देख लो तो वही बार है। ऊपर किया था काइनेटिक एनर्जी का, वही है, बस वेलोसिटी पूछा है। करोगे अभी? होगा 2 मिनट में, होना ही चाहिए। टाइम स्टार्ट ना, ये रिपीटेटिव है। ये तो फटाफट आएगा।
गया। CA मुझे कुछ भी नहीं लगता। CA टाइम अप। कुछ लोग कह रहे हैं ऑप्शन सी आ रहा है, देखो फटाफट करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज q, अच्छा इलेक्ट्रॉन का चार्ज q लेना है, e नहीं लेना है, इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, मतलब u इज इक्वल टू 0 इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ E, द वेलोसिटी मतलब v acquired by the electron when it travels the distance l, ये y है, u v y, और एक्सेलरेशन सिंपल सी बात है, v square is equal to u square plus 2as, so this is v square is equal to 2al, so v is equal to root of 2al। एक चीज ये हो गई। रही बात एक्सेलरेशन की, वही एक बार हो गया, दो बार हो गया, तुम्हारा मनी नहीं भर रहा है, ध्यान दो इधर। फोर्स का एक फॉर्मूला है ma और दूसरा है q इंटू e। ये ऐसे क्यों लिख पा रहा हूँ, क्योंकि f इज इक्वल टू ma और e इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। अब इतनी बार हुआ है कि फटाफट समझ में आना चाहिए, सीधा आप यही प्रिपेयर कर सकते हो। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बनता है, q e बाई m। चार्ज q भी बोला है, उसको उठा के यहाँ पे पुट करो, सो v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 तो वैसे ही लिखा, q e बाई m एक ही जगह पे इंटू l हो गया। प्रैक्टिस कर करके इजी लगना चाहिए धीरे धीरे। ऑप्शन सी, ठीक है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा। ये तो तुरंत आना चाहिए क्योंकि ये थियरी में पढ़ा चुका हूँ, इसलिए टाइमर की जरूरत नहीं है। ये नीट में भी आता है। The uncharged capacitor is connected to the battery while charging the capacitor. How much energy is lost from the energy supplied by the battery? क्या था आंसर? 50%। अगर आपको वो वर्क डन का डेरिवेशन याद होगा तो कैपेसिटर को चार्ज करते वक्त बैटरी का वर्क डन इज इतना, कहां से आया, V इज इक्वल टू W बाई क्यू, याद आया? सो बैटरी का वर्क डन इज इतना। और जो कैपेसिटर का एनर्जी के 3 फॉर्मूले है, एक है हाफ CV स्क्वायर, एक है हाफ Q स्क्वायर बाई C और तीसरा है हाफ QV। इधर से समझ में आता है। सो 50% इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, किधर, वायर के अंदर। लिखने की जरूरत नहीं, ये सब है नोटबुक में, सब लिखा के दिया है। रीडिंग ऐसा थियरी क्वेश्चन पूछते हैं गाइस। करो ट्राई। ये वो फॉर्मूला है, इसके अंदर एक मेटल का शीट भर दिया है, उसका भी एरिया सेम है, बस उसका थिकनेस कितना है, d/2, बाकी सब सेम है। तो उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, अगर याद करो, फॉर्मूला था A इप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या था, देखो D माइनस T, बस T की जगह पे क्या आएगा, d/2। आगे क्या कर रहे हो, ठीक से पढ़ो, प्लस है पहले कि माइनस है पहले,
क्या फॉर्मूला, जल्दी करो यार। प्लस टी बाई के। अब यहाँ पे टी की जगह पे फिर से क्या लिखो, डी बाई बाई के। पर के कितना आता है गाइस, इन्फिनिटी, मतलब पूरा टर्म गया जीरो, ये पूरा टर्म जीरो हो गया। तो ये आया ए इप्सिलॉन नॉट, डी माइनस डी बाई टू कितना आता है, डी बाई टू, ऊपर चला गया। तो C2 कितना आ गया, 2a इप्सिलॉन नॉट बाई डी। C1 कितना है, a इप्सिलॉन नॉट बाई डी। C2 इतना है। रेशो किसका किसके साथ पूछा है, C2 का C1 के साथ। ये बड़ा जरूरी है, किसका किसके साथ रेशो है। तो सिंपल सी बात है, C2 बाय C1। C2 कितना है, 2a इप्सिलॉन नॉट बाय डी। C1 कितना है, a इप्सिलॉन नॉट बाय डी, कैंसल। और फाइनली C2 बाय C1 कितना आया, 2/1 है क्या ऑप्शन में। तो यहाँ पे दो बातें याद रखनी है, एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला, और दूसरा कि मेटल का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इनफाइनाइट। मेटल की जगह पे अगर पेपर ग्लास होता तो इन्फिनिटी नहीं आता, वो अलग से सॉल्व करना पड़ता। समझा। हाँ, ये अभी हाल फिलहाल में पूछा है 2022 में। चलिए कीजिए फटाफट। आधा घंटा बचा है तो बोलते जाओ, अपनी बचपन की कहानियां बताओ हमें। हमें तुम्हारे बचपन में इंटरेस्ट नहीं है, टाइम पास हो रहा है इसमें हमें इंटरेस्ट है। और जो टीचर को सच में लगता है यार बच्चे सुनना चाहते हैं मेरी लाइफ या मेरी कहानी, वो और भी शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना, ध्यान दो। हाँ, वो द बोर्ड 2 मिनट आपके पास। वो 23 में पूछा है, अरे 1 मिनट, ये आपको नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। अरे आएगा, 12th का चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, सॉरी मैं खुद ही भूल गया। कॉस के 3 एप्लीकेशन थे गाइस। पहला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द स्फीयर, दूसरा था आउटसाइड द सिलेंडर, तीसरा था आउटसाइड द शीट। ये मेटल शीट वाला है। क्या फॉर्मूला में याद करो, has a surface charge density, it is placed in a medium of dielectric constant। ये टाइम कंज्यूम है थोड़ा, 1 मिनट देखते तो सिंपल है क्या, 5 मिनट होने जैसा। अरे डबल ले लिया मैंने। हाँ, ये गाइस ये आपको अच्छे से करना है, ये पढ़ लीजिए जरा। Which of the following combination of 7 identical capacitors, हमारे पास 7 कैपेसिटर्स है, 7, हर किसी का वैल्यू इतना है। इन सबको ऐसे जोड़ना है कि टोटल कैपेसिटेंस इतना आना चाहिए। तो क्या करें, 5 को पैरेलल में लगाओ और 2 को सीरीज में लगाओ, या 4 को पैरेलल में लगाना है, 3 को सीरीज में लगाओ, 3 को पैरेलल में लगाओ, उनके साथ 4 को सीरीज में लगाओ, या 2 को पैरेलल में लगाओ, उनके साथ 5 को सीरीज में लगाओ। पजल की तरह है, पजल की तरह है। नहीं समझा, नहीं समझा, ट्राई करोगे क्या, शायद नहीं आएगा, शायद नहीं आएगा ये आपको। ये तो टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल जैसा ही है। ठीक है, चलो ये सिंपल सिंपल तो सॉल्व करो। सिंपल नहीं है, ये तो बता दो। चलो छोड़ो। यस, वेरी गुड। डाइइलेक्ट्रिक के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस देन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे भी पूछते हैं, हमने बहुत बार बड़बड़ करके रिवाइज किया है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, पिछले साल ही पूछा है। फॉर पोलर मॉलिक्यूल someone said actually, someone said D, अरे गलत D है। नॉन पोलर में सिमेट्री होता है CO2, पोलर में काहे का सिमेट्री।
ये बराबर है, इट हैज अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट, ये भी बराबर है, द बिहेव डाइपोल, ये डेफिनेशन बराबर है, डज नॉट कोइंसाइड। आपको गलत स्टेटमेंट पूछा है। नॉन पोलर में सिमेट्री था CO2, H2O में सिमेट्री नहीं था। तो गाइस ऐसे एमसीक्यू भी आते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो टेक्स्ट बुक में जो जो हाईलाइट करके दिया है ना थोड़ा थोड़ा, वो सब ध्यान से पढ़ते रहना पड़ेगा। थियरी एमसीक्यू के लिए आपको टेक्स्ट बुक रीडिंग इज मस्ट, एटलीस्ट हाईलाइटेड पार्ट, बाकी नहीं पढ़ा तो भी ठीक ही है, छोड़ दो। तीन चार एमसीक्यू रह गए। अच्छा ये करते हैं, चलो पढ़ो। पर ये भी सॉल्व ही करना पड़ेगा पूरा। ठीक है कोई नहीं, काम करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनो। लेट मी देखो बोलने दो। मैं ना इन 3-4 का रेडीमेड सॉल्यूशन बना के देता हूँ। आज के दिन की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, गिव मी 2-3 डेज। ये जितने भी 3-4 एमसीक्यू बच्चे हैं, इनका मैं रेडीमेड अच्छे से डिटेल सॉल्यूशन बना के दे दूंगा। डिटेल में गो थ्रू करना, समझा वेरी गुड, नहीं समझा तो अगली बार जब भी मिलेंगे मेरे से पूछना। दूसरी बात, आप सबके पास वो बुक है MTG का, अब आपका जिम्मेदारी है कि उसके एमसीक्यू सॉल्व करना। लेकिन 3 स्टेप में जाना है पहले आपको। पहले तो फॉर्मूला शीट बना के रेडी रखो, चैप्टर पहले प्रिपेयर करो, सीधा शूट मत करो एमसीक्यू। फिर एमसीक्यू पढ़ने की प्रैक्टिस करो, जरा समझने की प्रैक्टिस करो, फिर कौन सा फॉर्मूला, फिर सॉल्यूशन, नहीं आया तो फिर पीछे देखना। अब मुझे पता है ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, पर यही सही तरीका है। फिलहाल एक्यूरेसी पे फोकस करते हैं, धीरे टाइम भी आपका कम हो जाएगा। अगले हफ्ते से पहले मैं आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन दे दूंगा। एंड आउट। थैंक यू सो मच।